जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एस.एन.टी क्लास में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर देख रहे थे, यूपी बोर्ड क्लास 12th, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने देखा था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। वेरी शॉर्ट में कुल 8 क्वेश्चन आते हैं, 11 से 18 तक, जिसमें हमने 15 तक देखे हैं। आइए एक मॉडल पेपर को सॉल्व करने में टाइम लगता है थोड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली में के किन 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। भारत में ऐसा भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। आइए जी आंसर इसका लिखते हैं। अब देखिए, भारत की जो मुद्रा प्रणाली है, 2 प्रकार की मुद्राएं भारत में प्रचलित हैं। पहला है पत्र मुद्रा, पेपर मनी। दूसरा है धातु मुद्रा या सिक्का, जिसको कॉइन कहते हैं, जो धातु की बनी होती है। इन मुद्राओं की 3 बिंदु जो है, पहला बिंदु है कि भारतीय मुद्रा जो है रुपया है, ठीक है। और दूसरी बिंदु जो है, यहाँ पे जो 1 रुपये को बांटा गया है, 100 भागों में बांटा गया है। 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। और इसका भारतीय मुद्रा का सिंबल आर रॉ बना के उस पर इक्वल का सिंबल दिखाता है, कि मतलब ये हर देश की मुद्रा के इक्वल दर्शाने का, या जो इक्वल की सिंबल है यह दर्शाता है। आर का मतलब रुपया और इक्वल का मतलब है, क्या कहते हैं, समानता। हर मुद्रा से इसकी तुलना समान रूप से की जा सकती है। अब आइए यही 3 बिंदुएं हैं, इनको हम लिख लेते हैं थोड़ा। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली में मुद्रा प्रणाली में 2 प्रकार के मुद्राओं का चलन है। 2 प्रकार की मुद्राओं का चलन है। 2 प्रकार की मुद्राओं का चलन है, एक पत्र मुद्रा और दूसरा सिक्के। एक पत्र मुद्रा और
दूसरा सिक्के। इस मुद्रा प्रणाली के निम्न 3 बिंदु हैं। इस मुद्रा प्रणाली के निम्न 3 बिंदु हैं। ये बिंदुएं क्या हैं, क्या विशेषताएं इसके अंतर्गत आती हैं? पहली है, भारतीय मुद्रा को भारतीय रुपया INR कहते हैं। दूसरा है, भारतीय मुद्रा को 1 रुपए को 100 पैसे में बांटा गया है। भारतीय मुद्रा के 1 रुपए को 100 पैसे में बांटा गया है। तीसरा है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भारतीय मुद्रा प्रणाली में मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है, केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? इसके मात्रात्मक उपकरण के नाम लिखिए। केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? इसके मात्रात्मक उपकरण के नाम लिखिए। इसके मात्रात्मक उपकरण के नाम लिखिए। आंसर के रूप में सेंट्रल बैंक के बारे में पूछ रहा है। केंद्रीय बैंक से आशय मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक से आशय उस बैंक से है। केंद्रीय बैंक से आशय उस बैंक से है जो किसी देश के अन्य व्यापारिक बैंकों पर व्यापारिक बैंकों पर मुद्रा संबंधित लेन देन
और साख सृजन की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। और साख सृजन की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वह बैंक, किसी भी देश का वह बैंक जो व्यापारिक बैंकों के मुद्रा संबंधित लेन देन और साख सृजन, ठीक ना, पे नियंत्रण रखे तो वह क्या कहलाएगा? केंद्रीय बैंक कहलाएगा। या हम एक अपनी भाषा में लिख कह सकते हैं, बैंकों का बैंक वह बैंक जो बैंकों का बैंक के रूप में हो या सरकार के बैंक के रूप में कार्य करे, क्या कहलाता है? केंद्रीय बैंक कहलाता है। परिभाषा लिख लेते हैं एक डी कार्क के अनुसार। डी कार्क के अनुसार केंद्रीय बैंक की मान्यता, केंद्रीय बैंक की मान्यता सामान्यतः उस बैंक को दी जाती है, उस बैंक को दी जाती है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। ये क्या है? केंद्रीय बैंक की परिभाषा डी कार्क के अनुसार दिया गया है। केंद्रीय बैंक के मात्रात्मक उपकरण के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक के मात्रात्मक उपकरण, ठीक ना, निम्नलिखित है। पहला है बैंक दर नीति। सेकंड है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं। तीसरा है नगद कोषानुपात में परिवर्तन। नगद कोषानुपात में परिवर्तन। चौथा है सावधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। सावधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। केंद्रीय बैंक के मात्रात्मक उपकरण ये हैं, इनके माध्यम से वह साख के नियंत्रण करती है। पहला बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रिया, नगद कोषानुपात परिवर्तन, सावधिक तरलता अनुपात परिवर्तन। ये अति लघुत्तरी का क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हाँ, शॉर्ट लॉन्ग रूप में इसको पढ़ना है तो इसी चैनल के
वीडियो में आपको मिल जाएंगे सेंट्रल बैंक के कार्ड के अंतर्गत, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। ये शॉर्ट का क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए। आगे चलते हैं। कह रहा है वस्तु विनिमय के 3 दोष लिखिए। 18 नंबर क्वेश्चन अति लघुत्तरी का अंतिम क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय के 3 दोष लिखिए। आंसर के रूप में हम लिखे वस्तु विनिमय से आशय वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय कहलाता है। इसे हम प्रत्यक्ष विनिमय, डायरेक्ट एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक ना। वस्तु विनिमय से आशय या वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय लिखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोष लिखिए। चलिए इसको पहले लिखते हैं। वस्तु विनिमय क्या होता, तब तो दोष लिखेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय विनिमय की उस प्रणाली से है। वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय विनिमय की उस प्रणाली से है। विनिमय की उस प्रणाली से है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को आपस में बदलकर विनिमय कार्य किया जाता है। विनिमय कार्य किया जाता है। इसे प्रत्यक्ष प्रणाली
भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रत्यक्ष प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट वस्तु को ही वस्तु से बदल दिया जाता है। ठीक है, धान के बदले गेहूं, गेहूं के बदले चावल, जो भी हो, इस तरीके से वस्तु को ही बदल देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है। परिभाषा लिख लेते हैं आरपी कैंट के अनुसार। आरपी कैंट के अनुसार वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग। वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम, मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं के लिए वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय है। अब वस्तु विनिमय के दोष को लिख लेते हैं। 3 दोष पूछा है, लिख लेते हैं। वस्तु विनिमय के दोष। पहला है दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा है वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई। और तीसरा है एक सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। इसके बाद भी है मूल्य संचय का अभाव। ठीक है, मूल्य संचय का अभाव हो गया। अब देखिए दोहरे संयोग का अभाव क्या है कि मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें ऐसे वस्तु को बदलने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कठिन होता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारी वस्तु को लेकर हमारी आवश्यक वस्तु को देने के लिए तैयार हो। अगर चावल के बदले धान लेना है तो पहले तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि वह चावल क्या करते हैं लेकर हमें धान देने के लिए तैयार हो। नहीं रहेगा तो कहाँ मिलेगा। अगला है वस्तु या गेहूं के बदले चावल कर लीजिए, धान तो चावल में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने बदल देंगे। अगला है वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको अगर हम बांट दें तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे जीवित जानवरों, अगर बकरी क्या कहते हैं घोड़ा है, घोड़ा के बदले हमें कपड़ा चाहिए, चीनी चाहिए, तेल चाहिए, तो अब तो ऐसे इंसान को ढूंढे या तो तीनों दे के घोड़ा ले ले, नहीं तो घोड़े को काट दिए तो पता चला घोड़ा गया। अगला एक सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, मतलब इसमें किसी वस्तु के निश्चित मूल्य का निर्धारण करना कठिन होता है क्योंकि हर वस्तुओं की कीमत अलग होती है। ठीक ना, आवश्यकता के अनुसार हर वस्तु के मूल्य की निर्धारण किया जाता है, तो इसलिए इस विधि में वस्तुओं के सही मूल्य का मापन नहीं किया जा सकता। ठीक ना, तो ये इसके दोष हैं।
अब हम चलते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन की तरफ, इसको देख लें। आइए लघुत्तरी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कर रहा है, मांग का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मांग, डिमांड। मांग का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। आंसर लिखते हैं, मांग से आशय, मांग से आशय, मीनिंग ऑफ डिमांड। साधारण बोलचाल की भाषा में अब मांग को समझाने के पहले 3 शब्द लेते हैं, इच्छा, आवश्यकता और मांग। अब सबसे पहली चीज है इच्छा। साधारण बोलचाल की भाषा में चलें तो इच्छा और आवश्यकता, नीड जो होती है, हमें एक समान मानते हैं, एक ही मानते हैं। लेकिन साधारण भाषा से छोड़कर अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में है तो इच्छा और आवश्यकता में बहुत अंतर है। इच्छा किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा, जिज्ञासा, किसी वस्तु को लेने की जिज्ञासा जो मन में आती है वह क्या कहलाती है? इच्छा कहलाती है। जैसे अगर हमें कोई बढ़िया मोबाइल लेने की मन में विचार आया, वो क्या है? वह इच्छा है मेरी। आवश्यकता क्या है? इच्छा आवश्यकता में तब बदल जाएगी जब मेरे पास वस्तु को, जिस वस्तु को लेने की जिज्ञासा आई है, उसको लेने के लिए मेरे पास साधन हो। क्या हो? मेरे पास साधन हो। अगर हमें 1 लाख का मोबाइल लेना है तो मेरे पास 1 लाख होना चाहिए
और साथ में उस साधन को व्यय करने के लिए तत्परता होना चाहिए, अर्थात हम 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए तैयार हों, तब वह मेरा क्या कहलाएगा, नीड या आवश्यकता कहलाएगा। इच्छा आवश्यकता समझ में आई। अब इच्छा आवश्यकता के बाद की आती है मांग, डिमांड। मेरे पास साधन भी है, मेरी इच्छा भी है कि हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन को व्यय भी करेंगे, लेकिन एक चीज और होना चाहिए, स्थान। पहले हम जिस वस्तु को लेना चाह रहे हैं, साधन को जहां व्यय करना चाह रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे व्यय करें कि हमारी आवश्यकता पूरा हो जाए, हमारी जिज्ञासा समाप्त हो जाए, उसे प्राप्त कर लें, वह स्थान को भी अगर हम शामिल कर लें तो वह क्या कहलाएगा, मांग या डिमांड कहलाएगा। ठीक है, इच्छा, मांग, आवश्यकता और डिमांड। साधारण भाषा में तीनों को हम एक ही मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में आए तो तीनों क्या हैं, अलग हैं। यहाँ पे इच्छा क्या है, मन में आई विचार किसी वस्तु को लेने की। आवश्यकता क्या है, हमारे पास साधन होना चाहिए कि साधन को व्यय करने के लिए हम तैयार भी हों, तब वह आवश्यकता कहलाएगी। और मांग क्या है, उस साधन और जिज्ञासा के साथ मेरे पास स्थान का होना आवश्यक है। हम किस स्थान से वस्तु को परचेज करेंगे या लेंगे, वह स्थान होना चाहिए, तो यह क्या कहलाएगा, मांग कहलाएगा। तब आइए इसी को थोड़ा लिखते हैं थ्योरिटिकल रूप में। साधारण बोलचाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में हम इच्छा, आवश्यकता एवं मांग, हम इच्छा, आवश्यकता एवं मांग का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। मांग को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, अर्थ में प्रयोग करते हैं, किंतु अर्थशास्त्र में इनका अर्थ अलग होता है। किंतु अर्थशास्त्र में इनका अर्थ अलग होता है, अलग होता है। जब अलग होता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, अब आइए एक एक को लिखते चलते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन में जो लालसा, मन में जो लालसा, जिसको जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासा होती है, उसे इच्छा कहते हैं, उसे इच्छा कहते हैं। अब मांग को हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते थे, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा बढ़ाना आसान होगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करें, थोड़ी हर चीज़ों को विस्तार से लिखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। जब इस इच्छा की पूर्ति के लिए, जब
इस इच्छा की पूर्ति के लिए जब इस इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, पर्याप्त साधन हो, पर्याप्त साधन हो, उसको व्यय करने के लिए और उसको व्यय करने के लिए हम तत्पर हों, तो यह इच्छा आवश्यकता कहलाती है। तो यह इच्छा आवश्यकता कहलाती है। कहने का मतलब, अगर हमें 1 लाख रुपए का मोबाइल लेना है, अब मेरे पास 1 लाख रुपया भी है, हम उसे खर्च नहीं करना चाहते, उसे व्यय नहीं करना चाहते, तो इच्छा ही रह जाएगी, आवश्यकता नहीं बन सकती, ठीक ना। लेकिन मांग के लिए, अब आइए मांग में यहाँ से आता है लेकिन मांग के लिए इस आवश्यकता के साथ कीमत, मतलब वस्तु की कीमत तो पता होना चाहिए, और वस्तु को खरीदने के लिए कीमत और वस्तु को खरीदने के लिए स्थान का भी होना आवश्यक है, के लिए स्थान का भी होना आवश्यक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि, अब आइए मांग की परिभाषा लिखते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग से आशय, किसी वस्तु की मांग से आशय उस क्रिया से है जब व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए अगर व्यक्ति के जगह पर हम उपभोक्ता शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु को खरीदने के लिए निर्धारित समय एवं स्थान से तत्पर हो और उसके पास वस्तु को खरीदने में
वस्तु को खरीदने में लगने वाले व्यय संबंधित वस्तु को खरीदने में लगने वाले व्यय संबंधित साधन पर्याप्त मात्रा में हो मतलब वस्तु को खरीदने के लिए साधन भी होना चाहिए, स्थान भी होना चाहिए, और क्या कहते हैं, व्यय को खर्च करने का क्या कहते हैं, वस्तु को समय भी होना चाहिए, किस समय पे किस स्थान पे वस्तु खरीदना चाहते हैं, तब वह क्या कहलाएगा, मांग कहलाएगा। ये रहा मांग का आशय परिभाषा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको देख लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा है, कुल आय को उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल इनकम, कुल आय को उदाहरण सहित समझाइए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको आंसर के रूप में। कुल आय से आशय, मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, टी आय। कुल आय से आशय उस आय से है, कुल आय से आशय उस आय से है जिसमें किसी भी प्रकार की कटौती को न करते हुए व्यक्ति या संगठन द्वारा सभी स्रोतों से अर्जित आय, सभी स्रोतों से अर्जित आय
को शामिल करते हैं। अर्जित आय को शामिल करते हैं। कहने का मतलब, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति की मजदूरी, किसी व्यक्ति की मजदूरी किसी व्यक्ति द्वारा ब्याज से होने, किसी व्यक्ति को ब्याज द्वारा होने वाली आय मतलब कोई व्यक्ति को जितनी आय प्राप्त हो रही है, जिसमें किसी भी प्रकार का कटौती नहीं किया गया, डिस्काउंट कुछ नहीं दिया गया, कोई भी क्या कहते हैं, ना टैक्स कटा है, ना ही उसके एडवांसेस कटे हैं, ठीक ना, तो वह क्या कहलाएगा, आपका कुल आय कहलाएगा, ठीक ना। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति की मजदूरी, अगर कोई व्यक्ति 10 दिन काम कर रहा है, उसकी मजदूरी 400 रुपये है, तो हम ये कहेंगे 10 दिन की उसकी मजदूरी कितनी हो गई, 10 गुणे 400 अर्थात 4000 रुपये हुई, ठीक ना। अब उसमें वो एडवांस लिया है, तो नेट मजदूरी निकालेंगे तो उसके एडवांस को जो होगा घटा देंगे, ठीक ना। नेट आय जब निकालेंगे तो उसकी आय जो होगी एडवांस घट जाएगी। ब्याज मिल रहा है, ब्याज में अगर टैक्स देना है तो टैक्स घटेगा, तो शुद्ध आय हो जाएगा, ठीक ना, और नेट इनकम हो जाएगा। यहाँ कुल आय पूछा है, तो कुल आय का मतलब कोई कटौती नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं है, तो आय क्या कहलाएगा, कुल आय या टोटल इनकम कहलाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या कह रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर। तो चलिए क्रम संख्या पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार। चलिए सबसे पहला, पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता होते हैं, जिस कारण
पूर्ति पर उसका नियंत्रण नहीं होता। पूर्ति पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। एकाधिकार में एक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में एक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। इसलिए पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसलिए पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। कहने का मतलब ये है कि जब प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है तो उस दशा में क्रेता विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है बाजार में। उस दशा में जो पूर्ति की कंडीशन है वह नियंत्रित नहीं होती। और एकाधिकार की दशा में एक ही क्रेता होगा, एक ही विक्रेता होगा किसी वस्तु को खरीदने बेचने का, ठीक ना। तो उस दशा में क्या होगा, पूरे मार्केट में पूर्ति पर नियंत्रण बनी रहेगी, ठीक ना। तो पहला अंतर हो गया। अब चलते हैं दूसरा अंतर। एक पूर्ण प्रतियोगिता में लिखते हैं, इसमें नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने या उद्योग को छोड़कर जाने की या उद्योग को छोड़कर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। एकाधिकार में इसमें नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। पूर्ण प्रतिबंध होता है। अर्थात इसमें प्रवेश के लिए प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं। अर्थात इसमें प्रवेश के लिए प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं। तीसरा लिखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप
वस्तुएं पाई जाती हैं। एकाधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है। एकाधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है। कहने का मतलब एकाधिकार में वस्तुओं में अंतर पाया जाता है और पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं में समरूपता समानता दिखने को मिलती है। ठीक ना। चौथा लिख लेते हैं। चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही मूल्य होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही मूल्य होता है। मतलब विक्रेताओं से वस्तुओं को एक ही कीमत पर ली जा सकती है। अर्थात विक्रेताओं से वस्तुओं को एक ही मूल्य पर लिया जा सकता है। एकाधिकार में मूल्य विभेद पाया जाता है। एकाधिकार में मूल्य विभेद पाया जाता है। अर्थात वस्तु को कई कीमतों पर प्रचलन होता है। अर्थात वस्तु की कई कीमतों पर प्रचलन होता है। एक क्वेश्चन नंबर 21 लग गया। अगले क्वेश्चन जो अति लघुत्तरी के हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। इसको देख लें। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अरे यार आज नहीं होगा।